नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। 19 अप्रैल को जब पहली चरण का मतदान 102 सीटों पर समाप्त हुआ, तो उसके बाद से एक चीज बहुत ही चर्चा में बनी हुई है और वो है वोटर टर्नआउट, यानी कि कितने प्रतिशत मतदान वहां पर हुआ है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और ये माना जा रहा है कि आम तौर पर वोटिंग परसेंटेज या वोटर टर्नआउट में गिरावट आई है और इसी चीज को लेकर काफी लोग इस पर बहस कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं और थोड़ा परेशान भी हैं। बीजेपी के समर्थन की जितने भी चैनल्स हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में, उनका ये मानना है कि अगर वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है तो उस वजह से बीजेपी को फायदा होने जा रहा है। और उधर सोशल मीडिया पर जितनी भी चैनल्स हैं जो बीजेपी का समर्थन नहीं करते हैं, उनका ऐसा मानना है कि कम वोटिंग यानी कि बीजेपी के वोटर्स घर से नहीं निकले, इसी वजह से ऑपोजिशन पार्टीज को वहां पर फायदा होने जा रहा है। और इसीलिए हमेशा मैं ये मानता हूं कि जब भी आपको किसी चीज पर संदेह हो, किसी चीज पर डाउट हो, तो जाके डेटा देखिए। और आज मैं आपको वही दिखाने जा रहा हूं। अंत तक हमारे साथ बने रहिए और मेरी आपसे निवेदन है हमेशा की तरह कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, उससे हमें थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है। अगर प्रोग्राम अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स अवश्य करिएगा। तो आज के प्रोग्राम का सवाल यही है कि क्या मतदान का प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र के नतीजों को प्रभावित करेगा? Will the voter turnout affect the results in the constituency? आज इस कार्यक्रम में मैं ये दिखाऊंगा कि वोटिंग परसेंटेज से चुनाव के परिणाम पर कोई खास असर नहीं पड़ता है। थोड़ी बहुत वोटिंग परसेंटेज ऊपर नीचे जा सकती है अगर कोई लहर या वेव आई हो, जैसा कि 1975 में हुआ था जब इमरजेंसी लगी थी। तो 1977 में एक भारी एक लहर थी इंदिरा गांधी के खिलाफ और उनको सत्ता से बाहर कर दिया गया था। 2024 के इस चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो आजकल है महंगाई का या इन्फ्लेशन का, प्राइस राइज का। और दूसरा बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, जहां पे 30 लाख सरकारी नौकरियां अभी भरी नहीं गई हैं। ये ग्राफ मैं दिखा रहा हूं महंगाई के बारे में। मई 2023 में सीएसडीएस लोकनीति का एक सर्वे हुआ था जिसमें ये पूछा गया था कि मोदी सरकार कितनी सफल रही है महंगाई को कंट्रोल करने में। तो उनमें से जो रिस्पॉन्सेज हैं मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। 3% लोगों ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। 12.2% लोगों ने कहा कि मोदी सरकार का काम बहुत ही अच्छा रहा है प्राइस कंट्रोल करने में। 20.8 या 21% लोगों ने कहा कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा ही रहा है। 7.3% लोगों ने कहा कि उनका परफॉर्मेंस एवरेज या औसतन रहा है। 18.6% लोगों ने कहा कि मोदी सरकार का प्राइस कंट्रोल करने में परफॉर्मेंस खराब रहा है। और 37.9% लोगों ने कहा है कि मोदी सरकार प्राइस कंट्रोल करने में विफल रही है, वेरी बैड परफॉर्मेंस रहा है। उसी सीएसडीएस के सर्वे में फिर वोटर से ये पूछा गया कि महंगाई सबसे पहला मुद्दा क्या आपके लिए है। तो उसमें से 2024 के लिए 23% लोगों ने कहा कि महंगाई उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है इन चुनावों में। और इससे पहले केवल 1980 में 25% लोगों ने कहा था कि महंगाई उस समय उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा था। 2024 के इलेक्शन में लगभग 96 करोड़ वोटर हैं। उनका अगर आप 23% ले लें तो ये 22 करोड़ के आसपास आता है। और 22 करोड़ लोगों की अगर आप फैमिलीज ले लें, एक फैमिली में 4, तो हम बात कर रहे हैं 80-85 करोड़ लोगों की जिनके लिए महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। पुराना डेटा देखें तो आप ये भी देखेंगे कि जब भी 8% से ज्यादा लोगों ने ये माना कि महंगाई एक मुद्दा बना हुआ है, उस चुनाव में वो सरकार बदल गई थी, यानी कि वो पार्टी जो पावर में थी वो उसे लोगों ने वोट आउट कर दिया और एक नई पार्टी
पावर में आ गई थी। आप में से कई लोगों को 1980 का वो दौर याद होगा जब चरण सिंह केवल 170 दिन के लिए हमारे प्रधानमंत्री बने थे और फिर 1980 में दोबारा चुनाव हुए। इंदिरा गांधी दोबारा से पावर में आ गई थी और उस चुनाव में भी सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई को लेकर बना हुआ था। और शायद आप लोगों को याद होगा कि उस समय प्याज की प्राइस को लेकर ऐसा माना जाता है कि चौधरी चरण सिंह उस समय चुनाव हार गए थे। जनवरी 8 1980 वॉशिंगटन पोस्ट की खबर के अनुसार जैसे ही इंदिरा गांधी चुनाव जीती थी, ऑनियन यानी कि प्याज का प्राइस एकदम से गिर गया था। और प्याज ही नहीं, बाकी भी चीजें, खाने का तेल और भी जो घरेलू काम की वस्तुएं हैं, उन सब की प्राइस एकदम से नीचे आ गई थी। ये केवल मैं उदाहरण के लिए आपको दिखाया है कि उन दिनों कोई ऐसी बहुत बड़ी लहर इंदिरा गांधी के फेवर में नहीं थी। जनता पार्टी का एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट था, जनता थोड़ी परेशान थी। मेन मुद्दा तब भी प्राइसेस को लेकर, कीमतों को लेकर ही रहा था। और आज 2024 में फिर से वैसी स्थिति बनती जा रही है जहां 23% लोग ये मानते हैं कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। 1980 में 25% लोग मानते थे कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। उसके बाद 2014 में भी महंगाई को लेकर काफी शोर मचा था। 18% लोग ये मानते थे और तब भी मोदी सरकार आ गई थी और कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया गया था। तो जो चुनाव आजकल चल रहे हैं लोकसभा के, और अगर मोदी जी और बीजेपी ये चुनाव हार जाते हैं तो वो हिंदू मुस्लिम की वजह से नहीं हारेंगे, ना ही मंगलसूत्र बिक गया इस वजह से हारेंगे। वो केवल एक ही वजह से हारेंगे कि देश की जनता महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। यहाँ पर एक कमेंट मैं सोच रहा हूँ आपको देख लेना चाहिए। ये रिपोर्ट है CNN की, मई 6 1996 की। उस समय चुनाव होने वाले थे। तब भी ये टाइटल आया था, इंडियाज इकोनॉमी एंड इलेक्शन इशू। भारत की अर्थव्यवस्था एक इलेक्शन का इशू बनी हुई है। और उस समय बीजेपी का स्टैंड क्या था? नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट बाहर जा रही थी और ये स्टेटमेंट देखिए, ये स्टेटमेंट है बीजेपी के उस समय इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे जय दुबाशी। उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी का मानना है कि जो भी नरसिम्हा राव ने लिबरलाइजेशन किया है वो देश के लिए अच्छा नहीं है, खतरनाक है। बीजेपी का ये मानना था कि इससे सारी अमीर कंपनियां भारत में आ जाएंगी, यहाँ का पैसा लेके वो भाग जाएंगी और देश के जो गरीब जनता है वो और गरीब हो जाएगी। और बीजेपी का ये भी मानना था कि नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने प्राइसेस को, महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। और 2014 के बाद तो आप जानते ही हैं कि किस तरह मोदी सरकार ने लिबरलाइजेशन का फायदा उठाकर कई सारी ऐसी चीजें की हैं जो उस समय मनमोहन सिंह जी नहीं कर पाए थे। इससे पहले कि मैं आपको वोटर टर्नआउट की एनालिसिस दिखाऊं, एक जनरल कमेंट है ओपिनियन पोल्स के बारे में। ये 2019 के ओपिनियन पोल्स जो आए थे उनका ये ग्राफ है। जनवरी 2018 से प्रिडिक्शंस आने शुरू हुए थे और अप्रैल 2019 तक ये ओपिनियन पोल्स चले थे। ऑरेंज लाइन बीजेपी की है। तो समय के साथ यानी कि जनवरी 2018 से लेकर धीरे धीरे बीजेपी का ग्राफ नीचे आता गया था फरवरी 2019 तक। और उधर ऑपोजिशन और यूपीए का ग्राफ बहुत ही धीरे धीरे बढ़ा, लेकिन थोड़ा सा बढ़ता जा रहा था। फिर 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हुआ और आप देखेंगे कि पुलवामा होते ही बीजेपी का ग्राफ ये ऊपर जाने लगा और जो ऑपोजिशन था वो फिर से नीचे गिर गया और धीरे धीरे नीचे आ गया था। लेकिन मेन बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनडीए को उस चुनाव में 2019 में 352 सीट्स आई थी। कोई भी ओपिनियन पोल कहीं भी नजदीक से भी ये प्रिडिक्शन नहीं कर पाया था। केवल जनवरी 2018 में ये थोड़ा सा ये प्रिडिक्शंस आए थे। और उधर यूपीए की इतनी कम सीट आई थी, शायद 50-52 उसके आसपास, वहां पे भी सारे ओपिनियन पोल गलत रहे थे।
देश की जानी मानी ओपिनियन पोल एजेंसीज ने भी उस समय हंग पार्लियामेंट का प्रेडिक्शन किया था। अब क्यों नहीं कोई भी एजेंसी नजदीक हो आ पाई थी प्रेडिक्शन में, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो चलिए अब देखते हैं वोटर टर्नआउट डेटा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, 19 अप्रैल को यहाँ 8 जगह मतदान हुआ था। तो पहली चीज तो आप ये नोट करेंगे कि 2019 के कंपैरिजन में 2024 में मतदान बहुत ही कम हुआ है। बिजनौर में 11.5% कम हुआ है। मुजफ्फरनगर में 13 सवा 13% कम हुआ है। रामपुर और सहारनपुर दोनों जगह 10% से ज्यादा कमी आई है वोटिंग परसेंटेज। एक और चीज अगर आप नोट करेंगे तो पिछले 2019 के इलेक्शन में बिजनौर, कैराना, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, इन 4 जगह पे उससे पहली वोटिंग जब 2014 में हुई थी उससे कम वोटिंग हुई थी। जबकि पिछली बार ऐसा माना जाता है कि पुलवामा की जगह वोट ज्यादा पड़े थे। कैराना को देख लिए, 2014 में बीजेपी के कैंडिडेट वहां जीते थे, एसपी को हराया था। 2019 में भी बीजेपी जीता था, एसपी का कैंडिडेट सेकंड पोजीशन पे आया था। और वोटर टर्नआउट 2019 में भी कम हो गया था, 5.5%। 2024 में भी, इस बार भी उससे भी ज्यादा कम हो गया है, 7%। इसी तरह आप पीलीभीत देखिए, पीलीभीत बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। दोनों 2014 में भी बीजेपी जीती और 2019 में भी। और यहाँ पे पिछली बार 2019 में वोट प्रतिशत 4.5% बढ़ा था, इस बार 7% के करीब कम हुआ है। रामपुर ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे सीट बदल गई थी, बीजेपी 2014 में जीती, 2019 में एसपी जीती थी। यहाँ वोट प्रतिशत लगभग 4% इस बार पिछली बार बढ़ गया था 2019 में, और इस बार 10% से ज्यादा कमी आई है। मेरा एनालिसिस यहाँ पर केवल वोटर टर्नआउट, वोटिंग परसेंटेज को लेकर है। उसके पीछे की राजनीति वो मैं नहीं देख रहा हूँ, ना ही कितने प्रतिशत से कौन कैंडिडेट जीता था। यूपी में जरूर है कि 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़े थे, तो उसका जरूर असर पड़ा होगा चुनाव के नतीजों पर। मैंने ये वोटर टर्नआउट का विश्लेषण पूरी 100 जगह जहां मतदान हुआ है उसके लिए तो नहीं किया है, लेकिन लगभग 50-60 जगहों के लिए मैंने ये विश्लेषण किया है। एक दो सैंपल के तौर पर मैं आपको और दिखा देता हूँ। आसाम में डिब्रूगढ़ और जोरहट, ये दोनों जगह इस बार वोटिंग परसेंटेज गिरी है। डिब्रूगढ़ में 6.5% कम हुआ और जोरहट में 1.3% कम हुआ। लेकिन पिछले चुनाव में भी यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज में गिरावट आई थी, लेकिन दोनों बार यहाँ से बीजेपी का कैंडिडेट ही जीता था, कांग्रेस को हरा के। इसी तरह बिहार में औरंगाबाद और गया का मैंने एनालिसिस किया है। पिछली बार 2019 में दोनों जगह वोटिंग परसेंटेज लगभग 2-2.5% से बढ़ी थी। एक जगह बीजेपी का कैंडिडेट जीता था और दूसरी जगह जेडीयू का, क्योंकि साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। इस बार दोनों जगह वोटिंग परसेंटेज में गिरावट आई है। महाराष्ट्र में नागपुर, जहां से नितिन गडकरी चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज में गिरावट आई है, लगभग 1%। पिछली बार भी यहाँ पे गिरावट आई थी 2019 में, लेकिन दोनों बार वहां से नितिन गडकरी ही जीते थे, कांग्रेस के कैंडिडेट को हराकर। इसी तरह तमिलनाडु में भी इस बार वोटिंग परसेंटेज में भारी गिरावट है, 4% से ऊपर की गिरावट है। चेन्नई सेंट्रल में 2014 में एआईडीएमके जीता था, 2019 में डीएमके जीता था, जबकि वोटिंग परसेंट में लगभग 1% की कमी आई थी। कन्याकुमारी 2014 में बीजेपी जीती थी, 2019 में कांग्रेस। यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज पिछले इलेक्शन में बढ़ी थी 2.3% से, और इस बार जैसा मैंने कहा 4% से ज्यादा गिरी है। तो अगर हम ये चाहें कि वोटर टर्नआउट को लेके कोई ट्रेंड निकाला जाए, ये देखा जाए कि अगर ज्यादा हुआ है तो क्या हुआ है और कम हुआ है तो क्या हुआ है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई ट्रेंड है ही नहीं नतीजों में।
तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि वोटर टर्नआउट से केवल एक ही पैरामीटर को लेके ये बताना कि ये पार्टी जीत रही है या ये पार्टी हार रही है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जो लोग ये कर रहे हैं वो अपने हिसाब से राजनीतिक बेसिस पर वो ये कमेंट दे रहे हैं। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि ये इलेक्शन कमीशन को ज़रूर देखना चाहिए था कि इस बार वोटिंग इतनी कम क्यों हुई है। इस बार 62.4% वोटिंग हुई है इन 102 लोकसभा की सीट्स पर पहले फेज में, और इन्हीं सीट्स पर 2019 में 69.4% वोटिंग हुई थी। तो लगभग 7.5% की वोटिंग जो कम हुई है वो क्यों हुई है। तो हर कोई चैनल अपने हिसाब से 2024 का प्रोडिक्शंस देने में लगे हुए हैं, और यहाँ तक के फेज 1 की वोटिंग के बाद मोदी जी ने तो ये बोल दिया कि पूरी एक तरफा वोटिंग हुई है, सारे लोग एनडीए को ही वोट कर रहे हैं प्रथम चरण में। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।